अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका में इस वक्त सोशल और एजुकेशनल सेंसस हो रहा है, यानी समाजी तालीमी हैसियत से कर्नाटका के अंदर आवाम की क्या सतह है इसको जांचने के लिए एक सेंसस किया जा रहा है। एक सुलगता हुआ मौजू है और इस अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब हारिस सिद्दीकी साहब हैं। हारिस सिद्दीकी साहब एक इंजीनियर हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं। आज हारिस साहब हमारे साथ हैं। हम हारिस साहब से सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हारिस साहब, ये सेंसस क्या ज़ाती गिनने का सेंसस है, ज़ातों को पहचानने का सेंसस है, या इसके ज़रिए से गवर्नमेंट कुछ और स्कीम्स लाना चाहती है? इसकी हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आसिफ साहब। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्या ये ज़ातों को गिनने का सेंसस है या फिर पॉलिसीज़ और उनकी हालात? ये एक्चुअली दोनों भी है। ठीक है, ये ज़ातों के साथ साथ उन ज़ातों का मयार, तालीमी, समाजी और मुआशी मयार क्या है, ये वो गिनने का सेंसस है। ठीक है, ज़ात के आधार पर जी ये जो सेंसस हुआ है, हो रहा है। इससे पहले 2015 में कांतराज कमेटी के नाम से हुआ था, मगर कुछ ऑपोजिशन होने की वजह से, कुछ नाइत्तेफाकी होने की वजह से उसको नज़रअंदाज कर कर एक नए सिरे से 2025 में फिर से शुरू किया जा रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं अहमियत बता देता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक ऐसा सेंसस नहीं हुआ। अच्छा जी, सेंसस मरदूम शुमारी या जनरल सेंसस जो होता है वो हर 10 साल में एक बार होता है। ये जो है ये कास्ट के बेसिस पे एक डिटेल्ड सेंसस है। जो रेगुलर सेंसस होता है उसमें बस आपकी गिनती की जाती है, उसमें आपकी तफसीलात नहीं लिए जाते हैं, आपका जायज़ा, आपके हालात का जायज़ा नहीं लिया जाता है। ये पहली बार है कि ये जायज़ा लिया जा रहा है, बल्कि 2015 में हो चुका है, मगर चूंकि वो उसको कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं मिला, मैं बोल सकता हूँ कि 2025 का जो सेंसस है हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कर्नाटका में पहली बार हो रहा है। इससे पहले 1931 में हुआ था, वो तो आज़ादी से पहले था, अब ये हो रहा है। और ये सेंसस आपके सोशल, समाजी, इकोनॉमिकल, माशी और एजुकेशनल, तालीमी हैसियत, तालीमी हालात का जायज़ा लेने के लिए किया जा रहा है। इसी की बुनियाद पर काफ़ी सारे पॉलिसीज बनेंगे, बशमुल इंक्लूडिंग रिजर्वेशन के। तो अब ये जो अवाम में सवाल है, जैसे कि खबर के सवाल होते हैं, ऐसे हमारे सेंसस के 3 सवाल हो गए हैं, ये जिसमें तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम्हारी सब कास्ट है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इन 3 सवालों के ऊपर ही अहमियत दी जा रही है, जबकि आप ये बोल रहे हैं कि ये ज़ात का जायज़ा भी है, साथ में 3 अहम चीज़ों का जायज़ा है, हमारी समाजी हालत, हमारी माशी हालत और हमारी तालीमी हालत। इस पर बात नहीं हो रही है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इन 3 सवालों के अलावा, ये 3 सवाल तो सबको मालूम हो ही गए हैं, फिर भी आप इन तीनों सवालों पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए, और साथ में जो और इसमें सवालात हैं उस पर भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक है, ये 3 सवालों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम में जो है ना खबर के सवालों की तैयारी हो गई है। पता नहीं, ये तो जो है ना दुनिया के सवाल है, ये तो आसान हो जाना चाहिए। खबर के सवालों की तैयारी हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। खैर, ये जो 3 सवाल अहम क्यों है और यही डिस्कशन में क्यों आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। ये जो 3 सवाल है कि आपका मजहब कौन सा है, आपकी ज़ात कौन सी है और आपका सबकास्ट कौन सा है, ये 3 सवाल अहम सियासी एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। अच्छा। क्योंकि जब ये पूरा सेंसस हो जाएगा, आंकड़े बाहर निकल के आएंगे और सियासतदानों की हालत वहीं पे जो है ना बदल जाएगी। अच्छा। पिछली बार जब 2015 के नंबर्स बाहर आए, पता ये चला कि 76 लाख मुसलमान हैं, कुछ 1 करोड़ चेंज दलित है, फिर एक वक्कलिगा का नंबर आया, एक लिंगायत का नंबर आया, कुरबा का एक नंबर आया। अब अपने अपने सियासतदान, अपनी अपनी कम्युनिटी के सियासतदान परेशान हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। अच्छा। हाँ, ये सेंसस के जरिए बहुत सारे लोग अपोज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये नंबर बाहर आएगा तो गिनती में जो है ना पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा है। ठीक है, और वो एक ताकत का मुजाहरा होगा। अब वो लेकर इसके ऊपर जो है ना अहमियत ज्यादा दी जा रही है कि भाई तुम जो है ना ये परफेक्ट लिख लो। ये सियासी पिक्चर एक है। दूसरा जो हिस्सा है
बेनिफिट एलोकेशन जो होता है, जी, बेनिफिट एलोकेशन, हम मिसाल के यानी तौर कि पर फायदे जो होते हैं, फायदे जो पहुंचाना है, रिजर्वेशन जो देना है, जी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास से लेकर किसी ना किसी को देना पड़ता है। अब है 100, 101 नहीं कर सकते आप, 100 ही है। जी, अब वो 100 अगर समझिए 10 आपके पास थे, 5 मेरे पास थे, और ये सेंसस में ये मालूम हुआ कि मैं ज्यादा गिनती में हूं और मैं ज्यादा पसमानदा हूं, आपके 10 में से मैं 2 ले लूंगा। अच्छा, तो ये जो 3 सवाल है, ये 2 तरीके से देखे जाने चाहिए जी, कि जो फायदे, जो रिजर्वेशन होगा, जो पॉलिसी होगा, जो बजट एलोकेशन होगा, उस पे काफी जो है ना मुनस्सर करता है कि आपकी गिनती कैसे उभर के आ रही है। ठीक है, तो इसी के लिए बड़ी फाइट हो रही है। ये 3 सवालों का। रही बात जो असल जो मकसद है इसका, बुनियादी जो मकसद है, सोशल, समाजी, एजुकेशनल, तालीमी और इकोनॉमिक, ये हालत कैसी है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि करना चाहिए। और ये अहम मकसद है, ये अहम मकसद है। और जो 60 सवाल डिजाइन किए गए हैं वो काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जिससे कि आपके हालात का जायजा बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के जरिए हमें ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि क्या क्या सवाल है और ये सवाल के जवाब देने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो सैंपल फॉर्म आया है, ये हुकूमत कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से आया है ये फॉर्म। इसमें 60 सवाल है, अलग अलग कॉलम्स में 60 कॉलम्स में 60 सवाल है, और उनके जवाब क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए, और अदर्स में भी आता है। अब इसमें कई हिस्से हैं। फर्स्ट जो हिस्सा आता है वो पर्सनल डिटेल्स का आता है। दूसरा जो हिस्सा आता है एजुकेशनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स का मतलब है कि आपका नाम, आपकी उम्र, फलाना फलाना, आपका आधार कार्ड नंबर, जो भी होता है। और एजुकेशन डिटेल्स, आप कहाँ तक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ड्रॉप आउट है कि नहीं है, ड्रॉप आउट है तो क्यों ड्रॉप आउट है, ये सब आपके तालीम के बारे में आता है। फिर जो पिछला जो रिजर्वेशन पॉलिसी था उससे क्या फायदे उठाए गए, अच्छा, क्या आपको स्कॉलरशिप मिल रही थी, क्या आपको नौकरियां मिल रही थी उसकी वजह से, क्या आपको और दीगर जो है ना बेनिफिट्स मिल रहे थे, उसके बारे में है। और एक हिस्सा आता है इसका, वो है एम्प्लॉयमेंट का, कि क्या आप नौकरी करते हैं या क्या आपका अपना कारोबार है। अगर नौकरी करते हैं तो किस सेक्टर में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। अगर प्राइवेट में करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड या नॉर्गेनाइज्ड, वो तफसील हम जाएंगे। उसके बाद आता है हाउस होल्ड। ओके, हाउस होल्ड की आपकी मकानियत कैसी, आपके मोहल्ले कैसे हैं। अच्छा, ठीक है। अब कैसे कैसे चीज़ें इसमें आती हैं मैं बताता हूँ। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे पार्क है, क्या आपको पीने का पानी मिलता है तो कहाँ से मिलता है। अच्छा, ठीक है, ये सब अहम सवाल है, और इस सवाल के जवाबों की बुनियाद पर पॉलिसीज बनेंगी। अच्छा जी। अब इस पे जो है ना हम आगे गुफ्तगू करते हैं कि एक इनके सवाल क्या है और कैसे होने चाहिए। इन शॉर्ट, अगर ये पूरे 60 सवालों को समराइज करके अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सहूलत हमारे तालीम की हैसियत से मिल रहे हैं, हमारे कमाई के एतबार से हम कहाँ तक पहुंचे हैं, बिल्कुल, और फिर पढ़ने के बाद, कमाने के बाद हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल। पिछली मर्तबा जो बीजेपी गवर्नमेंट हमारे स्टेट में फॉर्म हुई थी तो उस वक्त उन्होंने 2B कैटेगरी को बाहर कर, यानी कि जो 4% 2B कैटेगरी के लिए था वो कैंसिल कर दिया था, और आज नई सरकार आने के बाद भी वो बहाल नहीं हुआ है। तो इसका क्या नुकसान हुआ है, और इस सेंसस के जरिए से उसका कोई कनेक्शन है या नहीं है, अगर है तो किस तरह से हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं, आप इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें तो अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछिए आप। कैटेगरी 2B ये 1994 में 1994 में जो है ना अमल में आया था मुसलमानों के लिए, कुल जमात मुस्लिम, ठीक है, पूरे मुसलमान उसमें, सैयद, शेख, पठान, कुरैश सब आ गए हैं इसमें। कुल जमात कैटेगरी 2B के नाम से एक रिजर्वेशन बना, और जिसमें 4% रिजर्वेशन हमको दिया गया एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। यानी अगर हम कॉलेजेस में दाखिला लेना है तो हमारा एक सेपरेट कोटा होता है, नौकरी में होना है तो सेपरेट कोटा होता है। बीजेपी की हुकूमत आके इसको निकालने की कोशिश की, निकाल नहीं सकी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, आज भी वो मसला सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक के फैसला नहीं होता 2B कायम है। अब ये जो 4% था, 2015 की जो कांतराज कमेटी के सेंसस हुआ जिसका ये रीटेक है, उसमें ये रिकमेंडेशन आया है कि मुसलमानों की हालत बड़ी पसमानदा है, बड़ी खराब है, लिहाजा 4 से बढ़ाकर इसको 8 कर दिया जाए।
अच्छा। जी। अब ये सर्वे तस्वर कीजिए कि अगर ये ढंग से हो जाए कि हर फर्द, हर मोहल्ला, हर इंसान इसमें शामिल हो जाए जिम्मेदारी के साथ। आप जानते हैं, हम जानते हैं, जिस इलाकों में हम रहते हैं वहाँ की हालत हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो सही पिक्चर हुकूमत को मिलता है तो शायद वो 8 जाके 10 हो जाए या 12 हो जाए इस सेंसस से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। पिछला सेंसस ये कहता है कि मुसलमानों में बैकवर्डनेस किस किस्म की है तालीमी एतबार से, हर 100 में से 95 मुसलमान, 95 मुस्लिम्स ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएट्स नहीं है, नहीं। सिर्फ 5 मुसलमान आपको ग्रेजुएट मिलेंगे, 5.5। और हर 100 में से करीबन 90 मुसलमान 10th के नीचे, यानी सिर्फ 10 मुसलमान 10th पास कर रहे हैं। 10 से 11 मुसलमान, 11 आशारिया कुछ उसमें भी 8 या 9 लड़कियां रहेंगी फिर। मुझे यकीन है वो ऐसे ही होगा। ठीक है, ये हमारी तालीमी हालत है जी। अब बताइए कि क्या करना चाहिए? क्या हमारा मौजूदा रिजर्वेशन काफ़ी है? क्या हमारे को मौजूदा जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो काफ़ी है? नहीं है। यही तो सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग करते करते छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं कि मुझे वो अरीबू में जो पैसे मिल रहे हैं वो आधे मिल रहे हैं और बकिया आधे का मैं इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं। बराए मेहरबानी हुकूमत मुझे वो अरीबू स्कीम में पूरा का पूरा पैसे का इंतजाम करे ताकि वो 5.5% ग्रेजुएशन है वो बढ़ाकर 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए। ये है इसकी अहमियत। यहाँ पे एक सवाल है आपको एजुकेशन में जो है ना, सवाल जब है, उसके कई जवाब भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं जी कि आप तालीम छोड़ने की वजह क्या है। करेक्ट, तालीम छोड़ने की वजह क्या है यहाँ पे पूछा गया। ये कॉलम नंबर 16 में है जी। ठीक है, नहीं सॉरी, कॉलम नंबर 22 में ये क्यों आप तालीम छोड़े बोल के आपको वजह पूछी गई है। उसके जवाब भी गाइडलाइंस में है जी। ठीक है, वो गाइडलाइंस में उसके जवाब भी है, मगर उसके अलावा भी आप अपना जवाब दे सकते हैं और सच्चा पक्का जवाब दीजिए आप। अगर आप तालीम कर भी रहे हैं तो बोलिए हुकूमत को कि भाई अगर तुम अगर ये मेरी मदद नहीं करोगे, जो कि मेरा हक है जी, अवाम की मदद करना हुकूमत का फर्ज है, अवाम का हक है हुकूमत पर, तो उसमें आप बता दीजिए कि भाई मुझे ये चाहिए कि मुझे ऐसी स्कॉलरशिप चाहिए। बराबर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये एजुकेशन से लेके खास तौर पे तवज्जो दीजिए। देखिए आप लोग जो है ना मजहब इस्लाम डाल दिए हैं, जात मुस्लिम डाल दिए हैं, सब कास्ट आप कुरैश डाल दिए, नदब डाल दिए, पिंजार डाल दिए, सैयद शेख, जो भी डालना है डाल दीजिए। उससे ज्यादा जरूरी तवज्जो इस पे भी दीजिए कि आपके जो मसाइल है, बुनियादी मसाइल, अव्वल नंबर पे हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया तालीम पर, तालीम का कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। कोविड में एक गली है यहाँ पे बिस्मिल्लाह शाह के पीछे, मैं पूरे डिटेल्स नहीं बताता, 254 घर थे। अच्छा। तो हमने एक सर्वे किया वहाँ पे, हाउस होल्ड सर्वे, 254 घरों में पता है कितने ग्रेजुएट निकले? एक पीयूसी, एक 10th, 254 मकान, गालिबन 1000 से 1200 लोग, उनमें से एक ग्रेजुएट निकलता है। ये हमारी एजुकेशनल कंडीशन। हाँ, देखिए आपको जो एफ्लुएंट इलाके हैं, फ्रेजर टाउन है आपका, दूसरे जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे 5% पॉपुलेशन मिलता है। बराबर। आप तिब्बैया रोड से आएंगे या डीजे हल्ली जाएंगे मोदी रोड, वहाँ पे आपको 95% पॉपुलेशन मिलता है। वहाँ के मसले ज्यादा है। तालीम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तालीम का एक सेक्शन है 19 से लेके 23 तक, कॉलम नंबर 19 से लेके कॉलम नंबर 23 तक। आपसे गुजारिश है कि इस पे तवज्जो दें। जब एन्यूमरेटर आपके घर आएगा, आप सोच समझकर 19 से लेके 23 तक के जो सवाल है उसका जवाब दें, ताकि आने वाले दिनों में इस डेटा की बुनियाद पे आपके इलाकों में स्कूल्स कायम हो सके, आपके बच्चों को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सके और आपके बच्चों को ज़्यादा रिजर्वेशन मिल सके। बहुत उम्दा पैगाम आपकी तरफ से मिला है सर जी, क्योंकि इस तरफ हमारी किसी की तवज्जो नहीं गई है और चूंकि इसका नाम ही समाजी और तालीमी सेंसस है, सर्वे है, तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सवालात के जवाबात की भी हम तैयारी करें। हर इलाके में बहुत सारे वॉलंटियर्स अभी तैयार हुए हैं जुमा के ऐलान के बाद भी,
कि हम सब मिलकर इस सेंसस में आवाम को अवेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको किस तरह से इस सेंसस में अपने सवाल के जवाब देना है। तो वॉलंटियर से भी दरख्वास्त है कि हारिस साहब के तरफ से जो बातें आई हैं एजुकेशन कॉलम को लेकर, उस पर आप अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे के वीडियो में हर सवाल का क्या सबसे मुनासिब जवाब हो सकता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हारिस साहब, ये जो 60 सवाल हैं, इनमें से एक कॉलम हमारे कमाई को लेकर भी है जी। कि हम क्या कमा रहे हैं, और हमारे रोज़ाना के डेली वेजेस के हिसाब से हो या हमारे जॉब के एतबार से हो, हमारी कमाई क्या है, तो इसका जवाब हम कैसा देंगे? देखिए, ये जो आप अच्छा सवाल पूछे हैं और ये मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर जो ना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल नंबर 26 से लेके सवाल नंबर 39 तक, 26 से लेके 39 तक जो है ना बहुत मायने रखता है। अब क्या है ये कॉलम्स, मैं आपको सिंपल बताता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें सिंपल पूछा गया कि आप नौकरी करते हैं। अमूमन हमारे लोग क्या करते हैं, नौकरी का मतलब क्या है? मैं अगर होटल में काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी नौकरी ही है, मगर वो होटल में मैं एक वेटर हूँ, ठीक है, एक बहुत ही छोटी बेकरी में मैं काम कर रहा हूँ, किसी के डेली वेज लेबरर हूँ मैं, सेल्समैन, हाँ, कारपेंटर हूँ, मुझे मिलती है, नहीं मिलता है, कभी सेठ जो है ना काम देता है, कभी नहीं देता है। वो जो है ना आप ध्यान से डालें कि अगर आपके पास रेगुलर नौकरी है कि आप साल 2 साल 3 साल से वही नौकरी पे हैं, तब आप नौकरी पे हैं, अच्छा, ठीक है। वरना जो है ना आप कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट काम ले रहे हैं तो वो नौकरी नहीं होती हो, अच्छा, वो डेली वेज होता है, ठीक अच्छा, है। सर्विस एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट या प्राइवेट का है 27 में, जी, ठीक है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब बिजनेस क्या है, वो पूछें, वो तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर आप एमएसएमई बोल के जो इंडस्ट्री स्कीम है उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं है, जी, वो पूछे हैं। आपका फैमिली ऑक्यूपेशन क्या है, किसी की जो है ना गुजरी का रहता है, नस्ल दर नस्ल वो गुजरी में ही रहते हैं, तो वो एक ऑक्यूपेशन है जी, और उसमें ये भी सवाल पूछा गया है कि यार नस्ल दर नस्ल आप जो है ना वही ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। और अगर ऐसा मामला होता है तो उसके लिए अलग बेनिफिट्स बनाए जाते हैं कि भाई आप गुजरी में हैं मिसाल के तौर पे, और हमारे आबा व अजदाद भी गुजरी में ही रहे, मगर बावजूद इतने साल से उस पेशे में रहने के हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो जो है ना फिर टेबल पे जाएगा कि अरे हाँ, गुजरी के लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, उस सेक्टर में कुछ एग्जैक्टली स्कीम्स आते हैं। आप अब हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ है वहां पे, और हार्डली कोई प्रॉफिट निकलता है। जी, हमारे जो बिजनेसेस हैं, गुजरी के रहने दीजिए आप, गोश्त के रहने दीजिए आप, ये जो लोगों का है ये प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, जी, ओके। तो वो हमको शोकेस करना है ताकि हमको उस किस्म के सहूलतें फराम हों। अगर गुजरी को चाहिए कि कोई एक अच्छा मार्केट बने या फिर कोई एक इंडस्ट्रियलाइज्ड चीज़ आए, रेगुलराइज किया जाए, ऐसी सारी चीज़ें जो है ना इसमें शामिल हो सकती है। उसके बाद इंडिविजुअल इनकम के बारे में पूछे हैं जी, अब इंडिविजुअल इनकम कैसा होता है, वो भी कमाल की चीज़ है हमारे पास। जी, 4 दिन हमारे अच्छे होते हैं, 8 दिन खराब होते हैं मुसलमानों के पास, ठीक है। कहीं काम मिल गया, खुश। अब जिस दिन सर्वे के लिए आते हैं, ठीक है, कि आपका इनकम क्या है, कल मैं जो है ना 5,000 रुपये कमाया, अच्छा दिन था, जी, मगर मैं भूल गया कि उससे पहले 4 दिन गुजरे जब 1 रुपया नहीं, 1 ठेला नहीं कमाया था वहां पर मैं, बराबर, ओके। ये है। अब मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में बहुत सारे हमारे लोग गालिबन जो है ना एक अच्छी डील कर लेते हैं, मगर दैट कैन नॉट बिकम एज एन एनुअल इनकम, बराबर, राइट। एक स्टेबल एनुअल इनकम जो होता है वो जो है ना शोकेस करना जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या होता है, उमूमन हमारे पास जो है ना डेली वेज लेबरर्स जो है या फिर हम छोटा मोटा जो भी काम करते हैं, सारे एक्सपेंसेस निकाल के हमारे पास बचता क्या है? हम आखिरकार क्या करते हैं? महिला संघा में लोन उठाते हैं, ये भी शोकेस करना है, मारवाड़ी के पास ले रहे हैं हम लोग, ये सब शोकेस करना है। ये सब जो है ना यहाँ पे आपके लिस्टेड है। वो देख बताइए कि भाई जो है ना हमारी एनुअल इनकम अच्छी नहीं है, और हम अगर टैक्स पेयर है तो है, बैंक अकाउंट सबके पास ही होता है। तो एनुअल इनकम में जी उमूमियत से मर्द जब उसे कमाई पूछते हैं तो वो थोड़ा बढ़ा के ही लिखाता है।
नहीं बढ़ा के मत लिखाइए, ठीक है, जो सच है वो बताइए। अब आप बताइए मुझे कि आप टैक्स नहीं फाइल कर रहे हैं और आपके पास बीपीएल कार्ड है, राइट? बिल्कुल इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी जो है ना क्या 1 लाख से कम होती है बिल्कुल सालाना? बीपीएल कार्ड है तो 1 लाख से कम है आपकी आमदनी, बराबर। ये आप साबित कर चुके हैं। अब आप जो है ना हिमाकत करके जो है ना नहीं नहीं मेरी 5 लाख है, ये बोलना ये कहाँ की अक्लमंदी है? इससे जो है ना नुकसान होता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, जो है वो है। अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कई जगहों पे जो है ना आपने ये कहा है कि 8 लाख से कम है, बिल्कुल 8 लाख से कम है तो 8 लाख से कम है। ये आपके घर के बाहर जाने के बाद ये आपकी चिट्ठी जो है ना दीवार पे नहीं चिपकाई जाती, किसी को नहीं बताया जाता है। अगर आप गरीब हैं तो गरीब हैं, बता दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपकी इनकम 1 लाख से कम है, बता दीजिए। अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी इनकम 8 लाख से कम है, बता दीजिए। आपको जो है ना शो ऑफ के लिए बढ़ चढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। बिल्कुल, बल्कि इससे हुकूमत को एक पैगाम जाएगा कि गलत पैगाम जाएगा जी, अगर गलत लिखाएंगे तो गलत पैगाम। हाँ भी, अगर मेरे पास लाख रुपए है और मैं 10 लाख बोल रहा हूँ बस दुनिया को बताने के लिए, ये कहाँ की अक्लमंदी? तो इसमें चूंकि सवाल के जवाब कोड्स में लिखे जाएंगे जी, तो यहाँ पर ऑप्शन ये है कि दूसरा ऑप्शन है जिसमें 20,000 से 1 लाख रुपए तक का जी, आपकी कमाई का अगर रेशियो है तो इसके लिए आपको कोड नंबर 2, उसका आंसर 2 लिखना है। करेक्ट। अगर 3 पे भी जाएंगे तो फिर वो 1 लाख से 5 लाख तक का ये हिसाब है। हाँ। तो काफी लंबी बाउंड्री है। तो होशियारी इसी में है, अक्लमंदी इसी में है कि अगर आपके बीपीएल कार्ड होल्डर्स है और आपका जो है ना कोड नंबर 2 है, या आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कोड नंबर 3 में आते हैं, तो वो देख समझ के आप जो है ना डालिए। बढ़ चढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। उसके बाद एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी है। क्या आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहे हैं या ऑफिस बेरर रहे हैं, क्योंकि ये भी बड़ा दिलचस्प है। हम जो है ना काफ़ी एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों के पास नहीं है, बल्कि बोलते हैं यहाँ पे बड़े ध्यान से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है बोलते ही जो है ना, मैं समझे यूथ कांग्रेस का कोई मेंबर हूँ तो मैं अपने आप को जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोल सकता, बोलना नहीं चाहिए। वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडी के कॉर्पोरेटर है, या एमएलए है, या एमपी है, या जेडपी मेंबर है, या टीपी मेंबर है, जो इलेक्टेड होते हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा। आप किसी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस के ऐसा कुछ रहेंगे तो आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसका ध्यान दिया जाए। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? देखिए, ये शोकेस करना पड़ेगा। हर इलेक्शन के वक्त हम क्या बोलते हैं कि हमारी नुमाइंदगी कम हो गई। हम हमेशा इलेक्शन से पहले चिल्लाते हैं कि असेंबली इलेक्शन के तौर पे, मिसाल के तौर पे, कि फलानी पार्टियां जो है ना हमको 22 टिकट देना चाहिए, 24 टिकट देना चाहिए। जी, ये सामने आ जाएगा खुल के आपको। इससे हुकूमत तक भी पैगाम जाएगा और आवाम तक भी पैगाम आएगा कि पार्टियां मुसलमानों क्या कितना नुमाइंदगी पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। जी, देना नहीं देना तो बहुत बात की बात है, यहाँ तो नतीजा मिलता है कि उनकी पसंद और नापसंद बाहर आएगी। करेक्ट। और यहाँ पे एक और कॉलम नंबर 40B है, इसमें ऑफिस बेरर ऑफ कॉर्पोरेशन, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी। ठीक है, ये जो बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये हमारे जो एनजीओ होते हैं ना वो नहीं है, वो नहीं। जी, ठीक है। हम कोई एनजीओ चला रहे हैं, जैसे आप कौन सा वो पुलकेशी नगर से वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं, ये वो नहीं है। जी। ये जो सिल्क बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन है, ये उनकी बातें हो रही है। या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है, कोई बैंक है, स्टेट रन है, ये उन ताल्लुक से कहा जा रहा है। कहीं आप ट्रस्ट है और यस बोल के डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। जी, मत डालिए। तो इस कॉलम का जवाब भी मैं हमारे व्यूअर से दरखास्त करूंगा कि बहुत सोच समझ कर जवाब दें। इस जवाब से भी हुकूमत तक और अवाम तक ये पैगाम पहुंचेगा कि मुसलमान पॉलिटिकली कितना एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। इसके आगे हाउस होल्ड शेड्यूल बोल के आ रहा है जी, फॉर्म 1। ये बड़ा दिलचस्प है और ये मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये मुसलमानों का लैंड होल्डिंग्स या प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, या अवाम के प्रॉपर्टी के ताल्लुक से ये बात करता है ये सेक्शन। अगर आप देखेंगे मुसलमानों की जो साचार कमेटी रही है, रंगराथ मिश्रा कमीशन रहा है, कुंडू कमेटी रही है, या फिर कांतराज कमेटी रही है हाल ही की, ये सारे कमिटीज में ये आया है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी श्रिंक हो चुकी है।
मुसलमान मालिक नहीं रहे, मालिक नहीं रहे अभी। नहीं रहे, ठीक है। जी मुसलमान अक्सर व बेशतर यहाँ पे किराएदार है। अच्छा, जी, जमीन के मकानदार मालदार नहीं है। मालदार नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। अब इसमें इसका हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस मालूम हो रहा है। करेक्ट, इसमें हमारा इकोनॉमिक स्टेटस मालूम होगा। अब ये जब खुले और वाज़े तौर पे हुकूमत के सामने आएगा जी तो मुमकिन है कि स्कीम्स बन सकते हैं कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आश्रया है या फिर राजीव गांधी हाउसिंग कॉलोनीज है, जी इसके तहत मुसलमानों का हिस्सा बढ़ सकता है। कि हमको अगर हुकूमत को हम ये बता दें कि भाई नहीं, हम किराएदार हैं, हम कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जी ये अगर हम बता दें तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा, नंबर 1। जी अब यहाँ पे एक हिस्सा है कि भी क्या आप ज़मीन के मालिक हैं, ज़मींदार हैं, जी। खेती बाड़ी की ज़मीन अच्छा, नहीं है, कहाँ है? नहीं है। तो ऐसी स्कीम आ सकती है कि चूंकि स्पेशली रूरल एरिया में जी कि मैं किसान हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, जी मैं किसी के पास लेबर बन के जो है ना उसकी फसल उगा रहा हूँ, मगर मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, नहीं तो है। हुकूमत ऐसी भी एक स्कीम ला सकती है, बल्कि काफ़ी पहले आई भी थी जी कि ये शख्स को जो है ना 2 एकड़ या 5 एकड़ ज़मीन हुकूमत की तरफ से ज़राअत के लिए दे दी जाए। तो ये कॉलम उस ताल्लुक से तो रूरल एरियाज यानी कि जो नहीं, ना सिर्फ रूरल, अर्बन एरियाज में हाउसिंग है, अच्छा रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लैंड है, जी लाइव स्टॉक है। कि अब बड़ा बवाल होता है, जी मॉब लिंचिंग, बीफ, जी मटन, हाँ एक कुछ 50-60 दिन जो है ना हमको दुकानें बंद करने होते हैं। जी कमाल की बात यह है कि मवेशी हमारे पास नहीं है, जानवर हमारे पास नहीं है, नहीं है। हम चरवाए नहीं है, जी जो नबियों की सुन्नतें थी ओके वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे कि नहीं भाई मेरे पास जानवर नहीं है, मगर मैं जानवर रखने की ख्वाहिश रखता हूँ, मुझे जो है ना ऐसी स्कीम ला के दे कि मैं बकरे पाल सकूँ बराबर, या गाय पाल सकूँ डेयरी के लिए, मुर्गियों की फार्मिंग। मुर्गियों की फार्मिंग हो, जी ठीक है। ये सब चीज़ों की स्कीम आ सकती है और लेना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जी ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा हिस्सा आता है जी जो बड़ा दिलचस्प है और जो बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए। वो है कॉलम नंबर या सवाल नंबर 45 से शुरू होके जी 60 तक जाता है, आखिरी हिस्सा। जी इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या आपके पूरे खानदान की, जी हाउस होल्ड की इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आ गया, घर आ गया, प्लॉट आ गया, फ्लैट आ गया, जो भी है आ गया। दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चल फिर सकती जो चल फिर सकती है या फिर जिसको चला फिरा सकते हैं। उसमें फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, एसी आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, अच्छा। कार आ गई, स्कूटर आ गई, सब हो गई। अब यहाँ पे एक बड़ा कमाल है, हमारे लोग क्या करते हैं कि महीने भर के लिए 4 महीने के लिए स्कूटर ले लेते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ती है बेच देते हैं। बराबर, कारों का भी वही किस्सा है। मामूली हम जो कार, भाई सबकी एक ख्वाहिश होती है, जरूरत होती है, ले लेते हैं एक सेकेंड हैंड कार, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड कार लेते हैं सस्ती। बिल्कुल ओके, यहाँ पे जब वो आ जाता है तो मसला ये होता है, अरे कार, आप तो कार नशीन है, वो पता नहीं कि कार नशीन के रखने के लिए मेरे पास पार्किंग स्पेस नहीं है, मैं 1 किलोमीटर दूर आके रख रहा हूँ। ओके, तो ये भी जरा सोच समझ के इसका जवाब दें, ठीक है। कि आप शौकिया तौर पे अगर लिए, बिजनेस के तौर पे लिए, तो आपके कार नशीन नहीं है, तो वो जैसे आपको जो है ना जवाब देना है दीजिए। ओके, सही जवाब दीजिए इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके इस जवाब पर एक मेरे तरफ से एक सवाल ये है कि जब हम अपनी कमाई लिखा रहे हैं और हम एक बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, और फिर दूसरी जगह पर अगर हम अपने मूवेबल प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ लिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, और हमारे पास बहुत कुछ है, तो यहाँ टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि कार का मतलब अब हमने शायद 30-40 हज़ार में कार ली है। हाँ हाँ, 30-40 हज़ार में कार मिलती है, हाँ, 10-20 हज़ार में बाइक मिलती है। हाँ। तो अब इन सवालों के जवाब में अगर तजाद आए, यानी अपोजिट लगे एक दूसरे के सवाल, तो फिर इस सिलसिले में आपकी क्या इसमें रहबरी होगी? देखिए, जो है वो बोलना तो है जी, ओके जी, मगर सोच समझ के बोलिएगा
साइकिल भी पूछते हैं, टू व्हीलर भी पूछते हैं, ऑटो भी पूछते हैं, कार, वैन, बस, ठीक है, जी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब चीजें भी पूछते हैं। जी ठीक है, जो जो सही है वो लिख दे, अगर कार है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और गलत जवाब देने पे कोई सजा नहीं मिल रही है आपको। जी ये खबर वाले सवाल नहीं है कि गलत दे दिए तो जो है ना अजाब शुरू हो जाएगा। जी अगर आपको मालूम है तो दे दीजिए, नहीं मालूम है तो मत दीजिए। जी अगर गलती भी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, इट इज ओके। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 कि जी। किस किस्म के स्कीम्स का फायदा आप उठाएं। जी अमूमन हम जो है ना स्कॉलरशिप्स का उठाए हैं, जी मगर गंगा कल्याण स्कीम वगैरह वगैरह, कार खरीदने के लिए है। जी ये सारे स्कीम्स के बारे में आप जो है ना बताइए, सोच समझ के बताइए। विडो पेंशन है, ये सब चीजें फायदा अगर नहीं उठाए हैं जी तो क्यों नहीं उठाए, वो भी जो है ना थोड़ा सा बता दीजिए ताकि वो लिख सके। जी अगर उठाए तो बताइए ताकि वो कंटिन्यू हो सके। मिसाल के तौर पे विडो पेंशन है, जी अगर उसका फायदा हो रहा है तो बता दीजिए कि फायदा हो रहा है, हो इसको रहा कंटिन्यू किया जाए। जी ठीक है। अगर इससे पहले अगर इसमें वो भी होता ना, शादी भाग्य स्कीम होता और फायदा हो रहा है बोलते तो गालिबन कंटिन्यू हो जाता। जी ठीक है। एक बड़ा जरूरी सवाल है 48, जी किन इलाकों में रहते हैं, आपका इलाका कैसा है, अर्बन इलाके है? के बारे में। हाँ, जी आपका इलाका कैसा है सब, स्लम है? हाँ। जी तो सोचिए 40% मुसलमान या 50% या 60% स्लम में आ गए, जी तब किस किस्म की पॉलिसीज बनेगी। खैर, अगर आपका स्लम है तो स्लम लिखिए, ओके, जी नहीं तो मत लिखिए। मगर ये बहुत जरूरी सवाल है, इस पर जरा तवज्जो से जो है ना कीजिए। जी और कच्चे घर में रहते हैं या पक्के घर में रहते हैं, जी अब ये कैसा पता चले कि कच्चे घर में रहते हैं पक्के घर में रहते हैं। मदीना मस्जिद के सामने एक छोटा सा अड़गड़ा है, जी वो सारे कच्चे घर हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह शाह के पीछे जो है छोटे 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 मकानात, अब वो पक्के हैं कच्चे हैं? बिल्कुल छोटे, खस्ता हालत में। इसमें स्कीम्स आती हैं म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से, कि वो पैसे देती है घर को पक्का बनाने के लिए, अगर आपकी जाती जमीन है तो वो जरा सोच समझ के आप तो अगर हमारा कच्चा घर है, जमीन हमारी है लेकिन घर हमारा कच्चा है, हुकूमत की तरफ से हुकूमत की तरफ से फंड्स जी मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स Yes. मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आवाम से दरखास्त है कि जिस कंडीशन का आपका घर है आप उसे लिखिए। बिल्कुल, इसमें इज्जत आने या जाने का सवाल नहीं है, ये आपको गवर्नमेंट से स्कीम लेने या ना लेने का सवाल है। जी हाँ। तारीख मेरा अमीरी नहीं फकीरी है, तारीख मेरा अमीरी नहीं फकीरी है। उसके बाद आपके इलाके में खास तौर पे डीजेहली केजेहली इलाकों में पानी का बड़ा मसला है, वो भी सवाल है। जी ठीक है, वो भी बताइए। पानी आने का जरिया क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जी और इन्हीं में जी या इन्हीं सवालों में जो है ना ये भी है कि आपकी रोड कनेक्टिविटी कैसी है। आपका रेलवे ब्रिज आज तक नहीं बना। बिल्कुल सोचिए अगर वहां से 5 लाख लोग जो है ना बोलेंगे कि हमारे पास ब्रिज नहीं है, जी, तो ब्रिज बन जाएगा इंशाल्लाह। एक अहम बात की तरफ आप इशारा करे हैं। परसों बहुत सारे लोग जो है इस पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो इलाका है 3 जगह हमको रेलवे क्रॉसिंग मिलती है। एक हमारा जो अरबिक कॉलेज का रोड है, दूसरा अंबेडकर कॉलेज का रोड, शामपुर का रोड है, फिर उसी से और थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर सुल्तान पाड़ले से एक रोड आके कनेक्ट होता है एलआर बंडे। ये तीनों गेट एक साथ बंद होते हैं क्योंकि ये बहुत बाजू बाजू में है। करेक्ट, पूरा ट्रैफिक जाम होती है। और जब ट्रैफिक जाम होती है, इस कदर वहां पर ट्रैफिक है कि चलते हुए ही ट्रैफिक जाम लगती है। यानी कि जब गेट खुला है तभी भी ट्रैफिक जाम लगती है। और ट्रैफिक अगर गेट बंद हो जाए तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम किससे बात करें? ये जो बंदा आ रहा है उसको बताइए जी कि आपके इलाके में गालिबन क्या अबाउट 7-8 लाख लोग रहते हैं। जी वहाँ से सुल्तान पाड़लिया से लेके आप यहाँ तक अरबिक कॉलेज तक जब आएंगे, जी एक 7-8 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, वो इलाके में। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी लगेंगे। फ्रेजर टाउन से लेके आप हकबाड़ तक जाए 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लगते हैं। 7-8 लाख लोग मामूली नहीं होते। जी अगर सबकी आवाज एक साथ आती है तो यकीनन कोई ना कोई इकदाम उठाना पड़ेगा हुकूमत को। एक बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है फिर, जी आपके इलाके में आपका जो बुनियादी हक है प्ले ग्राउंड जी बिल्कुल है? बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। जी हमारे उमूमन इलाकों में प्ले ग्राउंड नहीं मिलेगा। मैं यहाँ भारती नगर में बैठा हूँ, कोल्स पार्क मेरा प्ले ग्राउंड नहीं है।
वो फ्रेजर टाउन का प्लेग्राउंड है, जी। मेरे पास प्लेग्राउंड नहीं है भारती नगर। बिल्कुल। और डीजे हल्ली में नहीं है, केजे हल्ली में नहीं है, मुन्नेश्वर नगर में नहीं है, नहीं है। कुशाल नगर में नहीं है, कावल भाई सांद्रा में नहीं है। ना पार्क है, ना जी। कोई जॉगिंग ट्रैक है। ये सारी रोड चीजों की का हालत सवाल- पूछता है ये। जी जी ये तवज्जो दीजिए, लास्ट के जो 20 सवाल हैं, जी 15 सवाल हैं, उस पर खास तौर पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये सवाल 15, ये 10-15 सवाल लास्ट के हैं। जी ये आपके इलाके का जायजा ले रहे हैं कि आप किन इलाकों में रहते हैं, जी कैसे इलाके हैं, क्या वो इंसानों के रहने के लायक भी हैं या नहीं। बिल्कुल। और आज मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, नहीं है, बिल्कुल। बेहतर होना चाहिए। और ये डेटा ले जाकर जी कि मुसलमानों के इलाकों में पार्क नहीं है, मुसलमानों के इलाकों में पानी नहीं है, मुसलमानों के इलाकों में ढंग से रास्ते नहीं बनते, जी ये हुकूमत को पता चलना चाहिए। 3 जो खबर वाले सवाल हैं उनका तो जवाब दे दो जिम्मेदारी के साथ। जी बाकिया जो सवाल है वो भी जिम्मेदारी के साथ जोश और खरोश के साथ आप उन सवालों का जवाब दो, खास तौर पे हमारे इलाकों के बारे में, जी तालीम के बारे में और जी। माश के बारे में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बहुत अहम चीज़ की तरफ हारिस साहब तवज्जो दिला रहे हैं कि हमारे रास्तों के बारे में हम परेशान हैं, हमारे सीवेज के बारे में हम परेशान हैं, पानी के बारे में, ट्रैफिक के बारे में। हमारे रोडों की हालत ऐसी हुई कि ना चलने को जगह है, ना गाड़ियों को जगह है। तो इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इसका ख्याल रखें। जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रेलवे क्रॉसिंग का आया, अगर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी वाले इस मसले पर अपना सही जवाब लिखते हैं और अपना सेंसस में उसे हाईलाइट करते हैं, तो यकीनन एक बड़ा नंबर हुकूमत तक जाएगा और फिर हुकूमत इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होगी और आगे हमारे लिए रेलवे क्रॉसिंग का भी इंतज़ाम होगा और हमारे रास्ते, हमारा पानी, हमारा सीवेज, ये सारी चीज़ों के इंतजाम सही ढंग से होंगे इंशाल्लाह। और स्पेशली सवाल नंबर 56, स्पेशली सवाल नंबर 56, आपका इलाका कैसा है? जी रोड ब्रिज कनेक्टिविटी, जी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बसेस हैं आपके पास? मोदी रोड से बसेस जाते हैं? नहीं। आपके पास हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? सिवाय अंबेडकर कॉलेज के आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाल ही में एक सैंक्शन हुआ है। एजुकेशन फैसिलिटी है आपके पास? आपकी बच्चियां 6 किलोमीटर आती हैं डिग्री पढ़ने के लिए, आपके पास एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है। जी सही है। इसके बारे में बताइए। जी आपके पास ढंग का पीयूसी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, आपके पास ढंग का गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। सही फरमा। इतने बड़े इलाके में, रियासत के कैपिटल में, इतने बड़े तबके के लिए एक ढंग का स्कूल जहां पे आप बेफिक्र होकर बच्चे को भेज सके कि हाँ वो ढंग के बेंच पे बैठेगा, हाँ वो एक कंप्यूटर पे काम करेगा, एक बोर्ड पे एक अच्छी टीचर उसको पढ़ाएगी, आपके पूरे इलाके में ये नहीं। बताइए। खबरस्तान है आपके पास? वो भी पूछा जाता है। जी जिम, लाइब्रेरी, ना लाइब्रेरी है, ना स्कूल है, ना जिम है, ना पार्क है। ये आपके इलाके हैं, इसको खाली छोड़ के जो है ना एक स्पेशल रिक्वेस्ट कीजिए एनुमरेटर से, साहब इसको जो है ना ऐसा स्टार मार्क करके डालो कि हमारे इलाके इतने खराब हैं, ये सब नो 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 हो रहे हैं। जी। तो ये सवाल नंबर 56, सवाल नंबर 56 पर आवाम से दरखास्त है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर जोर दें और वॉलंटियर्स जो घरों को साथ देने के लिए जा रहे हैं उनसे भी दरखास्त है कि आप 56 जो क्वेश्चन है उसमें ढंग से जवाब लिखवाइए ताकि ये हाईलाइट हो। जैसे कि हारिस साहब ये कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स आएंगे उनको आप कहिए कि इन चीज़ों में हमारा ज़्यादा नो है, तो आप इसको स्टार कीजिए, दिस इज अ स्टार्ड क्वेश्चन एंड इट हैज़ टू बी हाईलाइटेड इन द विधान सौदा, ताकि इसके ज़रिए से हमारे इलाके में ये सहूलतें आएँ। आप जैसा बोले कि इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बेफिक्र हो गए हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सहूलियत हमको मिलना चाहिए। खबर के 3 सवाल हाँ, खबर के 3 सवालों पे अटके हैं। बाकी सवालों के बारे में मैं बहुत माजिरत के साथ पहले ही मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हम ये सोच चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही चलना है, इन चीज़ों के बगैर ही हमको जीना है, जबकि ये एक बहुत बड़ी गफलत है। हम सबको इस गफलत से बाहर आने की ज़रूरत है। हमारा हक है, हम टैक्स पेयर्स हैं, हर तरह से हमारा टैक्स
हम छोटी सी छोटी चीज पर देते हैं, एक गोली पे देते हैं, एक पार्ले जी बिस्किट पे देते हैं, वो टैक्स का पैसा अगर हमारे लिए नहीं आ रहा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें सवाल उठाने की जरूरत है। और ये सेंसस का ये जवाब एक तरह का सवाल है, जिसके जरिए से सीधा सीधा गवर्नमेंट तक आपका सवाल पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट के कान खड़े होंगे और वो काम पर उतरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आसिफ साहब ने जैसे कहा कि हमको ऐसे ही नहीं जीना, हमको हालात बदलना है, और अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद कोशिश नहीं करती। ये एक अच्छा मौका है, एक सेंसस के ज़रिए जो है ना, जो हमारी पसमानदा हालत है, हमारे इलाकों का जो मसला है, एक सही पिक्चर हम दे सकते हैं। थोड़ा एकदम क्लियर नहीं जाएगा, मगर जब एक मास में जाएगा तो ये तब्दीली इंशाल्लाह आ सकती है। और याद रखिए, ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो हम तक बेनिफिट पहुंचने से रोकती हैं जी, ठीक है। जो फासिस्ट ताकतें हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, वो रोकती हैं टू बी। भाई किस बुनियाद पे हिंदुस्तान में जो है ना गुंजाइश नहीं कि मज़हब की बुनियाद पे जो है ना रिजर्वेशन दिया जाए, इसीलिए तो जो कास्ट सिस्टम है ना जी, तो ये हमारे पास तो नहीं है कास्ट सिस्टम मुसलमानों में, हमारे पास बिरादरी है, हमारे पास पेशे से लगकर नाम है, तो हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं, उस सिस्टम को अडेप्ट कर रहे हैं। हमारे पास जाते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, ठीक है, मगर ये सिस्टम है। और वो ताकतों को बताने के लिए क्यों चाहिए, जो सेक्युलर फोर्सेस है उनको हम दे रहे हैं डेटा, एम्पिरिकल डेटा। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा कि भाई कोई बदमाशी कर दिया कि भाई मुसलमानों को इतना स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं। साहब ये कास्ट सेंसस हुआ, मुसलमानों में जो है ना तालीमी एतबार से काफ़ी पसमानदगी है, क्योंकि उनकी माशी हालत ख़राब है, लिहाजा उनको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप दिया जाए। ये होता है डेटा की अहमियत। तो बराए मेहरबानी हमने कोशिश की कि कम वक्फे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे जो है ना हम थोड़ी रोशनी डालें। मेरी गुजारिश है लोगों से कि वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने लोकल लीडर्स को बात करें इस ताल्लुक से कि भाई ये जो 60 सवाल आपको 10-15 मिनट में कोई भी समझा देगा कि ये लिखना है कि वो लिखना है। अपने अपने इलाकों में, रियासत कर्नाटक में कहीं भी क्यों ना हो, ठीक है, जाएं और पूछें कि भाई कैसा लिखना है, उससे फ़ायदा होगा, फ़ायदा यकीनन इंशाल्लाह होगा।